जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। जैसा कि हिंदी में हिंदी साहित्य में हमारी भक्ति काल की क्लास होती थी, आज हमारे जो टॉपिक आता हुआ था उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। और भक्ति काल किसमें आता है? वो पूर्व मध्यकाल था। आज हम बात करते हैं उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो रीतिकाल का टाइम पीरियड क्या था? तो 1650 ईस्वी से सन 1850 ईस्वी तक। तो कितना था? 1650 ईस्वी से 1650 ईस्वी से सन 1850 ईस्वी तक। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? तो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। तो उत्तर मध्यकालीन रीतिकाल का टाइम पीरियड क्या था? सन 1650 से सन 1850 ईस्वी तक। प्रतिनिधि कवि रीतिकाल के कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बात करते हैं रीतिकाल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? तीन भागों में। वो कौन कौन से हैं? तीन भाग में। तो पहला आता है हमारा रीतिबद्ध कवि। कौन? तो रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि दूसरे नंबर पे आएगा रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि। और लास्ट में जो आएगा वो आएगा रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि। तो उत्तर मध्यकालीन रीतिकाल को तीन भागों में डिवाइड कर लिया। पहला कौन सा? रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। अब पढ़ना है रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत कौन आएगा? रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। अब बात करते हैं जो हमारा पहला कि इसका पहला पॉइंट क्या था कि इस काल को मिस्र बंधु ने इस काल को मिस्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। मिस्र बंधु ने क्या कहा था? अलंकृत काल। अलंकृत काल। तो जब क्वेश्चन आएगा कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिस्र बंधु ने कहा था। अगला पॉइंट था कि विश्वनाथ प्रसाद। कौन? विश्वनाथ प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने रीतिकाल को रीतिकाल को रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। क्या कहा? श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी रीतिकाल को? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था और मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। अगला पढ़े आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को ने रीतिकाल एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल एवं रामशंकर शुक्ल ने तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? रीतिकाल। अब अगले आते हैं रामशंकर शुक्ल। रामाशंकर शुक्ल। तो रामाशंकर शुक्ल ने रसाल और रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कलाकाल की संज्ञा दी। संज्ञा दी है। तो पहले पॉइंट के मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या कहा? अलंकृत काल। फिर बात करते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल ही बोला। रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल की संज्ञा दी। किसको? रीतिकाल को दी। अगला जो पॉइंट आता है वो क्या कि रीतिकाल के अधिकांश कवि रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे। कैसे थे? तो दरबारी कवि थे।
दरबारी कवि थे, इसलिए रीतिकाल है, इसलिए रीतिकाल, रीतिकालीन काव्य, इसलिए रीतिकालीन काव्य जन काव्य नहीं है, जन काव्य नहीं है, बल्कि दरबारी, सांस्कृतिक का काव्य है, बल्कि दरबारी संस्कृति का काव्य है। तो रीतिकाल कैसा काव्य? तो रीतिकाल के अधिकांश कवि कैसे थे? दरबारी कवि होते थे, इसलिए इन्हें रीतिकालीन काव्य यानी जन काव्य नहीं है ये। कैसे हैं? बल्कि दरबारी संस्कृति का काव्य है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट रहता है कि क्या कि इस काल में किस रस की प्रधानता है? तो रीति काल के काव्य में, अगला पॉइंट क्या है कि रीति काल के काव्य में, रीति काल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। किसकी? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, प्रधानता है। तो रीतिकाल के काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला पॉइंट आप बात करते हैं इसकी, इसकी काव्य भाषा क्या थी? काव्य भाषा, तो इस काल की काव्य भाषा थी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। अगला पॉइंट आता है कि प्रिय छंद क्या था? तो प्रिय छंद था सवैया, प्रिय छंद सवैया। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। किसके? वार्णिक छंद है क्या? कौन? सवैया। तो इस रीतिकाल के काव्य में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की। काव्य भाषा क्या? ब्रज भाषा। और प्रिय छंद क्या है? तो सवैया यानी वार्णिक छंद। अब बात करते हैं, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि रीतिबद्ध कवि। रीतिकाल को 3 भागों में डिवाइड करके पहला क्या था? रीतिबद्ध कवि। तो स्टार्ट करते क्या? रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत कौन कौन आएगा वो देखते हैं। रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, तो इसके अंतर्गत पहले जो कवि आएंगे वो आएंगे केशवदास। कौन? केशवदास। केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी देखते चलते। तो पहली आती है रसिक प्रिया। वो किसकी है? केशवदास की, रसिक प्रिया। अगली आती है कवि प्रिया, कवि प्रिया। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। ये किसकी है? ये है केशवदास की। कैसे कवि है? रीतिबद्ध कवि है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। अब बात करते हैं केशवदास की। तो डॉक्टर कौन? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास व दास एवं डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को
ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो केशवदास है। अगले जो कवि आते हैं वो हमारे आते हैं चिंतामणि। कौन? चिंतामणि। चिंतामणि। तो इनकी रचना कौन कौन सी? पहली जो थी वो थी श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी। अगली आती है रस विलास। रस विलास। और तीसरे नंबर पे आती है कवि कुल। कवि कुल कल्पत्रु। ये भी किसकी? ये भी चिंतामणि की है। तो श्रृंगार मंजरी, रस विलास और कवि कुल कल्पत्रु किसकी? ये भी चिंतामणि की है। अगला पढ़ा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, शुक्ल ने शुक्ल के अनुसार चिंतामणि, चिंतामणि को रीतिकाल का, चिंतामणि को रीतिकाल का, रीतिकाल का आचार्य प्रवर्तक का प्रवर्तक या फिर आचार्य, आचार्य माना। तो चिंता, जब बात बोलेगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र की, तब उनके अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो केशवदास। अब जब बात करेंगे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इनके अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो वो है चिंतामणि। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं मतीराम। कौन? मतीराम। मतीराम। मतीराम की बात करें तो इनकी रचना कौन कौन सी है? तो पहली आती है रसराज, फिर आती है ललित ललास। ललित ललास ये किसकी? ये भी है मतीराम के। कैसे कवि? तो रीतिबद्ध कवि है। अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं देव। देव। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी पहली जो आती है वो भाव विलास। कौन सी? भाव विलास। अगली आती है रस विलास। रस विलास, भाव विलास, रस विलास, देव शतक, देव शतक। और लास्ट आती जो आती है वो राधिका विलास। राधिका विलास। तो कौन कौन सी रचना? देव, भाव विलास, रस विलास, देव शतक और राधिका विलास किसकी है? देव की है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें उपमा का बादशाह कहा जाता है। उपमा का बादशाह कहा जाता है। किसे? तो देव।
कौन से कवि हैं? देव है। इन्हें क्या कहा जाता है? उपमा का बादशाह कहा जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो होता है कि रसकालीन, रसकालीन, रसकालीन यशवंत सिंह, भूषण। अगले कवि आते हैं कुलपति मिश्रा। कौन? कुलपति मिश्रा। फिर आते हैं याकूब खां, याकूब खां, सोमनाथ, सोमनाथ। तो रसकालीन यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्रा, याकूब खां, सोमनाथ। और आते हैं भिखारी दास। ये कैसे कवि हैं? ये सारे कवि रीतिबद्ध कवि हैं। भिखारी दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचना आती है कवि अमरकोश, अमरकोश। दूसरा थी सतलज शतिका, सतलज शतिका किसकी है? तो ये भी है भिखारी दास की। तो ये कौन कौन से कवि हैं? केशवदास थे, चिंतामणि, मतीराम देव, रसकालीन यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्रा, याकूब का, सोमनाथ और लास्ट आते भिखारी दास। और अन्य कवि हैं। ये कौन से? ये हमारे रीति काल के रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं रीति सिद्ध कवि की। अब बात करते हैं हमारे कौन होते हैं? रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध, रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत पहले कवि कौन से आएंगे? तो पहले कवि की बात करते हैं बिहारी जी की। कौन आएंगे? बिहारी। ये रीति सिद्ध कवि, इनकी रचना कौन सी है? एक है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बात करते हैं बिहारी सतसई, तो इसमें 719 दोहे। कितने? 719 दोहे। 50 से ज्यादा टीका है, 50 से ज्यादा टीका। तो बिहारी सतसई में कितने? तो 719 दोहे थे, तब 50 से ज्यादा टीका है। इनकी संख्या अप्रोक्स मतलब कि कंफर्म नहीं बता सकते कितनी है, तो 50 से ज्यादा है, 50 से कम नहीं, 50 से ऊपरी है। तो और कितने दोहे? कितने? 719 दोहे हैं। अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं सेनापति। सेनापति हो गए। दूसरे आते हैं बेनी। फिर आते हैं कृष्ण कवि। अगले आते हैं रसनिधि। फिर आते हैं पजनेश, रसनिधि, पजनेश, द्विजदेव। ये कैसे कवि? तो ये रीति सिद्ध कवि है। बिहारी, सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश और द्विजदेव। अब बात करते हैं किसकी? रीति मुक्त कवि की। तो अगला जो आता है पॉइंट तीसरा, रीति काल का तीसरा वो कौन आता है? रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त कवि के अंदर पहले कवि कौन से आएंगे? तो रीति मुक्त कवि के अंदर पहले कवि की बात करते हैं घनानंद की। कौन? तो घनानंद, घनानंद। इनकी रचना कौन कौन सी है? तो घनानंद की जो पहली रचना आती है वो आती इश्क लता। कौन सी? इश्क लता। फिर आती पदावली,
विरह, विरह लीला, ये भी किसकी है? तो घनानंद की है। अगली आती है सुजान सागर, सुजान सागर। तो सुजान सागर रचना भी किसकी है? तो घनानंद की। कौन कौन सी रचना? इस्कलता, पदावली, विरह लीला, सुजान सागर किसकी है? घनानंद की। अगला पॉइंट आता है कि घनानंद को, घनानंद को विरोधाभास का, घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है। उपमा का बादशाह किसे कहा जाता था? देव को। उपमा का बादशाह देव। घनानंद को क्या? विरोधाभास का बादशाह कहा जाता था। अगर इनकी कृतियां ब्रज भाषा में है, इनकी कृतियां किस भाषा में थी? तो इनकी कृतियां ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में है। तो ये हो गया घनानंद, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगले कवि आते हैं जो रीति मुक्त कवि के अंतर्गत कौन से हैं? तो आएंगे बोधा। कौन कवि आते हैं? तो पहले थे घनानंद, दूसरे आते हैं बोधा। उनकी थी इश्कलता, इनकी है इश्कनामा, इश्कनामा। इनकी रचना कौन सी है? तो इश्कनामा। और घनानंद की पहली रचना कौन सी थी? इश्कलता। अगली इनकी है विरह, विरह वागीश। तो विरह वागीश किसकी है? विरह वागीश और इश्कनामा, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? बोधा की हैं। अगले जो कवि आते हैं देख लेते कौन कौन से कवि। आलम, आलम हो गए, शेख, ठाकुर, बुंदेलखंडी और बुद्धिसेन। ये किस काल के कवि? तो ये रीति मुक्त कवि है। रीति काल के अंदर रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? बोधा, घनानंद, आलम शेख, ठाकुर और बुंदेलखंडी और बुद्धिसेन किस काल के हैं? तो रीति काल, रीति काल के अंदर रीति मुक्त कवि हैं। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि सिंदूरी सिंदूर, सिंदूरी सिंदूर। तो सिंदूरी सिंदूर ये किसकी है? तो मतीराम की रचनाओं, मतीराम की रचनाओं का संग्रह क्या है? सिंदूरी सिंदूर। जब पूछेगा सिंदूरी सिंदूर क्या था? मतीराम की रचनाओं का संग्रह। मतीराम की रचनाओं का संग्रह क्या है? तो सिंदूरी सिंदूर। अगला पॉइंट आता है कि काल के अनुसार, काल के अनुसार भक्ति काल के कवि, वो हमारा रीति काल खत्म हो गया। लास्ट में देख लेते हैं तो काल के अनुसार, सॉरी, रीति काल के कवि कौन है? काल के अनुसार रीति काल के कवि और रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से रचना की दृष्टि से रीति काल के कवि, तो जब पूछेगा काल के अनुसार भक्ति काल के कवि,
और रचना की दृष्टि से रीतिकाल के कवि तो दो एक ही है, कौन? मतीराम। काल के अनुसार भक्ति काल के कवि तो मतीराम, और रचना की दृष्टि से रीतिकाल के कवि तो भी कौन आएगा? मतीराम आएंगे। अगला पॉइंट आता है कि सुरसागर की कथा, सुरसागर की कथा भागवत पुराण के दसम स्कंद से ली गई है, सूरसागर कहां से? सूरसागर की कथा कहां से? भगवत पुराण के दशक स्कंद से ली गई है। अगला पॉइंट आता है कि रसखान ने अपनी, तो कुछ पॉइंट्स हैं तो लिखा दे रहे, तो रसखान ने अपनी कवि प्रेम वाटिका, कौन? तो प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण को मालिन माली माली मानकर वर्णन किया है, तो रसखान ने अपनी कवि प्रेम वाटिका, किसमें? प्रेम वाटिका में किसको? राधा कृष्ण को मालिन और माली मानकर वर्णन किया। अगला पॉइंट आता है कि नाभादास की अष्टयाम, किसकी? नाभादास की अष्टयाम, नाभादास की अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य की रचना है। कैसी रचना है? गद्य की रचना है जिसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है, जिसमें राम के दिनचर्या का वर्णन है, तो ये हो गया हमारा उत्तर मध्यकालीन रीतिकाल। ये टॉपिक हमारा पूरा खत्म होता है। अब इसके बाद जो हमारा आएगा हिंदी इतिहास, साहित्य इतिहास का जो लास्ट काल आता है वो था आधुनिक काल। इसमें हमको पढ़ना है भारतीय हिंदी युग, छायावादी युग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। बाकी की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो